नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है प्रगतिशील आंदोलन। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। अब मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है प्रगतिशील आंदोलन। हमारे देश में अनेक प्रगतिशील ताकतें काम कर रही हैं। बहुत से आध्यात्मिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक संगठन व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पन्न कर रहे हैं। वो व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ गुणों को विकसित कर रहे हैं। इस तरह वो व्यक्ति के अंदर से विकृतियों को बाहर कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सी आर्थिक समस्याएं भी हैं। उनको कौन हल करेगा? हमारे देश में बहुत सी सामाजिक समस्याएं भी हैं। ये सारी समस्याएं हल होंगी साक्षरता, जागरूकता और संपन्नता से। जैसे जैसे लोग साक्षर होंगे वैसे वैसे उनकी जागरूकता बढ़ेगी। जागरूकता से संपन्नता आएगी। इस तरह से समाज की प्रगतिशील चेतना विकसित होती है। कुछ अन्य शक्तियाँ भी समाज की प्रगतिशील चेतना को विकसित करती हैं, जैसे प्रचार माध्यम, साहित्य, विज्ञान, कला, संगीत, प्रगतिशील संगठन और प्रगतिशील सिनेमा। ये सारी शक्तियाँ मिलकर समाज की प्रगतिशील चेतना को विकसित करते हैं। हमारे देश में बहुत से अतिवादी प्रगतिशील शक्तियाँ भी हैं जो कि रक्त क्रांति में विश्वास करती हैं। कुछ जगह पर ये शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली भी हैं, लेकिन इनका प्रभाव अत्यंत सीमित है और इनकी विचारधारा भी पूरी तरह से अव्यावहारिक है। भारत में रक्त क्रांति नहीं हो सकती है। भारत में क्रांति लोकतांत्रिक तरीके से ही होगी। आध्यात्मिक संगठन जो कार्य कर रहे हैं वह भी बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। भक्ति के बिना व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को भक्ति से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति से संतोष, संयम, शांति, आनंद, आध्यात्मिकता और प्रेम उत्पन्न होता है। क्या आध्यात्मिक आंदोलनों को श्रमिक संगठनों से जोड़ना चाहिए? वैसे आध्यात्मिक संगठन जो काम कर रहे हैं वह कार्य भी बहुत ही बेमिसाल है। वो मनुष्य को मनुष्य बना रहे हैं। ये कार्य आसान नहीं है। इस कार्य में अत्यंत परिश्रम और समर्पण भावना की आवश्यकता होती है। वैसे अगर ये संगठन श्रमिक संगठनों से जुड़ते हैं तो और भी श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो वह कार्य कर रहे हैं वह भी श्रेष्ठ ही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिस विचारधारा से आर्थिक समस्याएं हल न हो तो वह विचारधारा व्यर्थ है। सिर्फ आर्थिक संपन्नता से ही पूर्णता नहीं आती है। व्यक्ति के लिए भक्ति और आर्थिक संपन्नता दोनों की जरूरत है। इस तरह से हम देख सकते हैं व्यक्ति को भक्ति और आर्थिक संपन्नता दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। कुछ साहित्यकारों का मानना है कि आधुनिक युग में आध्यात्मिकता व्यर्थ है। जिस तरह से हर युग में मनुष्य को भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हर युग में मनुष्य को भक्ति की जरूरत पड़ती है। भक्ति से मनुष्य को वो सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए। इसलिए भक्ति के बगैर मनुष्य कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रचार माध्यम किस तरह से जनता की चेतना को विकसित करते हैं, अगर हम इसे देखें तो यह भी काफ़ी दिलचस्प होगा।
आज से 10 साल पहले टीवी और समाचारों का प्रभाव सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। आज गांव-गांव में ये माध्यम पहुंच चुके हैं। आज अनपढ़ व्यक्ति भी समाचारों पत्रों को पढ़ने में रुचि रखता है। इस तरह से प्रचार माध्यम समाज की प्रगतिशील चेतना को विकसित कर रहे हैं। क्या आध्यात्मिक संगठनों को श्रमिक संगठनों से जुड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि आध्यात्मिक संगठन श्रमिक संगठनों से जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक संगठन श्रमिक संगठनों से नहीं जुड़ते हैं तो भी वो जो कार्य भक्ति के माध्यम से कर रहे हैं वह भी बहुत ही श्रेष्ठ है। बहुत से आध्यात्मिक संगठन आर्थिक समस्याओं को समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर आध्यात्मिक संगठन आर्थिक समस्याओं को समझें तो इससे समाज को बहुत फायदा होगा, लेकिन जो संगठन आर्थिक समस्याओं को समझते हैं उन्होंने जनता को कितना लाभ पहुंचाया है। भारतीय कम्युनिस्टों ने पिछले कई सालों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां पिछले कई सालों से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यह पार्टी सिर्फ 2 राज्यों तक ही सीमित रह गई है। जिस वक्त मैंने ये लेख लिखा था उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल और केरल में राज कर रही थी। आज कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ केरल में ही राज कर रही है। जनता ने इन्हें क्यों नकारा है? क्या जनता जातिवादी है? क्या जनता मूर्ख है? क्या जनता अव्यवहारिक है? नंबूद्रिपाद ने कहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण वामपंथी पार्टियां उत्तर भारत में शक्तिशाली नहीं हो पाई हैं। देश के सभी राज्यों में अधिकांश जनता बदहाल है, लेकिन फिर भी वह प्रगतिशील पार्टियों से नहीं जुड़ती है। चुनावों में मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जनता को विकास की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता सिर्फ जाति के आधार पर वोट देती है। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की हैं। तब जनता जाति के आधार पर वोट डालती थी। अब भी जनता कुछ हद तक जाति के आधार पर वोट डालती है। जिस व्यक्ति को जनता अपना समझकर वोट देती है वह नेता बनते ही अपनी और अपने चमचों की सेवा में लग जाता है। इस तरह वह उस जाति को कोई महत्व नहीं देता है जो उसे वोट देती है, लेकिन जनता फिर भी जाति के आधार पर वोट देती है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि ऊंची जाति के लोग पग पग पर नीची जातियों को गालियां देते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं नीची जाति के लोग कभी भी ऊंची जाति के लोगों को वोट नहीं देंगे। जातिवाद का अंत कब होगा? वैसे जातिवाद बहुत हद तक कम हो चुका है। आज ऊंची जाति के लोग सरेआम एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री का पैर छू रहे थे। कुछ सालों में जातिवाद का पूर्ण रूप से लोप हो जाएगा। क्या आध्यात्मिक संगठन प्रगतिशील हैं? जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया है कि आध्यात्मिक संगठन भक्ति की साधना करते हैं। उनका कार्य क्षेत्र भिन्न है। वो समाज के मन का मैल धो रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनेकों आध्यात्मिक संगठन, अनेकों प्रगतिशील संगठन, अनेकों साहित्यकार, अनेकों कलाकार इस समय समाज को अपना योगदान दे रहे हैं। 140 करोड़ का विशाल मानव समुदाय, हमारे भारत का 140 करोड़ लोगों का विशाल मानव समुदाय एक विशाल सृजनात्मक अग्निपुंज की तरह कार्य कर रहा है। यह अग्निपुंज हर भारतीय को खुशहाल, श्रेष्ठ और महान बनाएगा और सारे विश्व को भी श्रेष्ठ, महान और खुशहाल बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति समस्त मानवता को अपना एक परिवार समझती है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।